करेंट अफेयर सेल्फ स्टडी के तौर पे भी विनो पढ़ना चाहिए सबको। कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो पर डे विनो देना ही चाहिए। करते हैं कि नहीं आप लोग सारे? हो रहा है ना सभी का? चलो, हाँ, टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। तो स्टार्ट किया जाए। पिछला जो क्लास हुआ था उसमें हमने कुछ विनो, अब तो हमारा ऑफलाइन का सेशन है, अच्छा भी लग रहा है इनकेस सबको ही सामने भी है। ऑनलाइन में उतना फ्लो नहीं आ पा रहा था। तो पिछला सेशन में हमने कुछ अवार्ड्स के बारे में विनो चर्चा किया था। आई होप सभी को मैंने लिखवाया भी था जिन्होंने क्लास लिया हुआ था। इसमें हमने पद्म विभूषण भूषण जितने भी अवार्ड्स हैं इसको क्या दिया गया था वो मैंने कलेक्शन कराया था। और ये सब फिल्म फेयर जो अवार्ड है बेस्ट फिल्म वगैरह वो सारा हमने कलेक्शन किया था। और मैंने बताया था कि कुछ ऐसे जितने भी अवार्ड्स वाले करेंट है ना उसको एक पेज पे आप लोग भी नोट करिए, और जहाँ भी पढ़ते हो जहाँ सोते हैं वहाँ पे आप लोग भी उसको लगा दीजिएगा। इट्स बेटर कि डेली माइंड आपका रोटेट होगा ना तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्योंकि आप टाइम दे करके तो लर्न करेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। इट्स बेटर कि आप अपने स्टडी रूम में वो सारे कंटेंट को चस्पा कर दीजिए जो याद करने वाला है। 2-3 करंट में एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा, जिससे कई बच्चे पार्टीशन करके पढ़ते हैं कि चलो हम जनवरी वाला कंप्लीट करते हैं, फेब का करते हैं, मार्च का करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका कलेक्शन आपको एक जगह करना होता है। समझ रहे जो कहना चाह रहे हैं? जैसे आपके अवार्ड हो गए, इनका कलेक्शन यदि एक जगह पूरा अमाउंट में हो तो इनकेस ये रहेगा कि सारा का सारा कलेक्शन एक जगह मिलेगा, वो याद करने में भी आपके लिए इजी रहेगा। 2 ऐसे टॉपिक हैं, एक तो आपका हेल्थ इश्यूज वाला जो टॉपिक है, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड अपडेट डायनेमिक वर्जन आए हुए हैं उनका कलेक्शन आप एक जगह कर लें। यहाँ पे मैं करवाऊंगा, लेकिन आप भी यदि स्टडी करें तो सारा का सारा कलेक्शन एक जगह हो। इन केस 2022 नवंबर से आप लोग स्टार्ट करें, अक्टूबर से ही स्टार्ट कर लें, समझ गए ना। और 2023 तक का पूरा अपडेशन यदि रहेगा आप अच्छा कर लो, अक्टूबर से शुरू कर लो 2022 के, समझ गए ना। और पूरा 2023 अपडेट कर लेना है आपको करंट से रिलेटेड। तो 2 ऐसे टॉपिक है जिनका कलेक्शन, एक तो आपका जितना भी हेल्थ इश्यूज वाले टॉपिक हैं, जो स्वास्थ्य मुद्दे वाले टॉपिक्स हैं, जिसमें तमाम तरह के मेडिसिन को बैन किया गया, नई नई जो बीमारियां आई डायनेमिक वर्जन के अकॉर्डिंग, उस पर भी आपसे क्वेश्चन क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। क्योंकि जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज बीमारियां हैं वो सारे करेंट के अकॉर्डिंग देखा गया है, समझ गए ना। तो इनका कलेक्शन एक जगह आप सभी के पास होना चाहिए। जैसे आपसे निपाह को भी अपडेट कर सकता है। जो निपाह डिजीज है वो किससे हो रहा है मतलब मेन है कौन पैथोजेन? वो तो चलो हमारा वेक्टर है, मेन पैथोजेन कौन है निपाह का? पैथोजेन समझ रहे, रोग कारक, वन हु क्रिएट डिजीज, जो बीमारी करता है वही क्या कहलाता है, हमारा पैथोजेन कहलाता है। मान लो यदि क्वेश्चन पूछ दे कि निपाह वायरस का मेन, मैंने तो बोल ही दिया वो पैथोजेन कौन है, वायरस है, निपाह नाम का वायरस है। अब ये निपाह को कोरिलेट कर सकता है कि पहली बार ये बीमारी कहां पर देखी गई, आ सकता है क्वेश्चन। क्योंकि WHO ने अभी हाल फिलहाल में मेंशन भी किया था जूनोटिक डिजीज, याद है ना जूनोटिक। और मैं अगेन कहना चाहूं कि करंट इश्यूज हेल्थ वाले से क्वेश्चन बनेगा, आपको देखने को मिलेगा। ये सब लंपी उम्पी वायरस जो आए थे ना ये काउस को लेकर के, अभी बिहार में भी कई गाय वगैरह का डेथ हुआ था इस बीमारी से, इनके सारा हिस्ट्री से क्वेश्चन कोरिलेट कर सकता है, क्योंकि अभी नया अपडेट वर्जन है ये, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि निपाह, वो गांव का नाम क्या था याद है कुछ? फॉरगेटफुलनेस इज कॉमन इन एवरी पर्सन, भुलक्कड़पन भाई सब में कॉमन है। मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट करता हूं कि कम से कम आप लोग एक दिन रिकॉल रिवीजन का डे बनाएं, कि हमें उस दिन सिर्फ रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, चाहे हम जो टॉपिक्स पढ़ें। क्योंकि वही बात होती है ना, फिर दोबारा क्या होते हैं, हम रीसेट कर जाते हैं। और यदि एक दिन भी आधे घंटे 1 घंटा भी रिवीजन करेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो चीजें अपडेट रहेगा, भूलेंगे नहीं हम कभी भी टिल एग्जाम तक। लेकिन यही है, नोट करने के बाद से पता नहीं वो कब देखना है ये भी नहीं पता चलता है।
और निपाह मलेशिया का एक गांव था, यू नो, याद है उस गांव का नाम? या भूल गए हैं? क्या ऑप्शन दे? मलेशिया का एक गांव था, टेम्पुंग सुंगाई नाम का विलेज था, मैंने लिखवाया भी था। और वहां पे डेट्स के पेड़ लगे थे, खजूर के पेड़ लगे थे, और उस डेट्स को विनो चमगादड़ ने बाइट किया। चमगादड़ के सलाइवा के द्वारा वो वायरस विनो उस डेट्स, उस खजूर के विनो फल में चला गया, और वहां के लोगों ने, जो लोकल रेसिडेंशियल पीपल थे, उन लोगों ने खाया, और वो बीमारी क्या हो गई थी? फैल गई थी इनकेस। इसलिए उस गांव का नाम निपाह था, इसलिए उस गांव के नाम पे ही उस डिजीज का नाम क्या पड़ गया था? निपाह पड़ गया था। आज के समय अवेयर किया जा रहा है कि आप ऐसा फल ना खाएं जिसको विनोद चमगादड़ ने क्या कर रखा हो? फाइट कर रखा हो। इट्स स्प्रेड, इट्स कॉजेज निपाह डिजीज, इससे निपाह नाम की बीमारी हो सकती है। वही कॉमन फ्लू के लक्षण जो आपको कोविड में देखने को मिलता है। और दूसरा चीज मैं आपसे अगेन चीज एक और रिकॉल करना चाहूंगा, कोविड भी आपका एक करंट का ही अपडेट है। भले ये भी नो पहले का सेशन हो चुका है, लेकिन कोविड भी आपका करंट का ही अपडेट है। आपको कम से कम स्टार्टिंग से लेकर के अब तक जितने डाटा है किससे, कोविड से रिलेटेड, वो आप बिल्कुल कवर कर लें, इट्स बेटर। स्टार्टिंग से लेकर के अब तक का, चाहे वो वायरस का नेचर हो, चाहे वो वैक्सीन वाली प्रोसेस हो, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो कोविड से भी नो जितने भी आप लोग टेस्ट कराए हो, आरटीपीसीआर वगैरह, भी नो फुल नेम से भी क्वेश्चन कोरिलेट हो सकता है। और ये मान के चलो कि कोविड से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेगा। वैक्सीन के नेचर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत ने जो सेल्फ टेस्ट किट तैयार किया है उसका क्या नाम है? भारत के द्वारा तैयार किया गया पहला टेस्ट किट, बंगाल के 2 साइंटिस्ट ने वो टेस्ट किट विनो तैयार किया था, याद है कुछ? फेलुदा टेस्ट, क्या नाम था? फेलुदा। आईएएस में क्वेश्चन हालांकि पूछा गया था फेलुदा टेस्ट वाला। और बंगाल के एक बहुत बड़े विनो डायरेक्टर थे, आप नाम सुने होंगे उनका, सत्यजीत रे। उनकी तमाम मूवीज में विनो जो स्पाई होता है, जो जासूस होता है, उसके करेक्टर को वो फेलुदा कहते हैं। और वो दिखाते भी उस मूवीज में कि जब सारा सिस्टम फेल होता है तो एक स्पाई होता है, एक जासूस होता है जो सिस्टम को कैच कर लेता है। एज लाइक उस टेस्ट का नाम इसलिए फेलुदा पड़ गया कि ये भी टेस्ट बिल्कुल वायरस को स्पाई की तरह, जासूस की तरह क्या करता है? कैच कर लेता है। बात यही है कि हम लोग उतना अवेयर नहीं थे फेलुदा को लेकर के, इसलिए आप देखे होंगे कोई भी फेलुदा टेस्ट का चर्चा नहीं कर रहा होगा कोविड के समय। जिनके देखेंगे, हाँ भाई आरटीपीसीआर करवाया हमने, आरटीपीसीआर कराया। और वी नो फेलुदा टेस्ट जस्ट लाइक प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह था। जैसे उसमें प्रेगनेंसी में वी नो कलर बैंडिंग देखने को मिलता है, वैसे ही कुछ कलर कॉम्बिनेशन उस टेस्ट में मिल जाता है और आइडिया लग जाता है कि आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब है, अभी मंकी पॉक्स वाला से भी क्वेश्चन भी नो देखे होंगे, अपडेट हुआ है। मंकी पॉक्स क्वेश्चन के चांसेस भी नो बन सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हेल्थ जितने भी अपडेट है, नई नई जो बीमारियां हैं, उन सभी को आप लोग बिल्कुल अपडेट कर लेना, एक जगह सारा कलेक्शन करिएगा, और वो आपको सेल्फ स्टडी करेंगे, अदर बुक्स में भी मिल जाएगा, यहां भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। कुछ कलेक्शन यहां पे देख लेते हैं। सबको सीन तो हो रहा होगा ना? सीन नहीं हो रहा है? अब सही है? अब सही है ना? या रेटिना का इलाज किया जाए? अब तो क्लीन दिख रहा है ना सभी को, पीछे भी? आप वहां भी देख सकते हो इनकेस नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं कितना जूम करूं, पता चला हमें ही ना दिखाई दे। अब ठीक है? अब ध्यान देना, ये जो टॉपिक है आप लोग विनो देखे होंगे, करेंट से भी रिलेटेड है आपके। नहीं, इसमें मेन मेन करवाएंगे, अभी बहुत सारे करवाया नहीं था ना इसमें, आज से यही पूरा करवाएंगे पहले। इनमें मैंने जो करवाया था एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं इनकेस। ये टॉपिक है आपका पर्यावरण और जैव विविधता, इन्वायरमेंट और बायो
डाइवर्सिटी। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी करंट वाले अपडेट हैं 2022 से ही आप लोग देखिएगा, एक जगह कलेक्शन करिएगा, क्योंकि डियर ये आपके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड तमाम तरह के जो पर्यावरण संबंधित जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उनके बारे में सारा कलेक्शन आपको मिलेगा, जो चाहे वो ओजोन लेयर को लेकर के हो या अदर सेगमेंट को लेकर के हो। और ये टॉपिक ऑलरेडी क्या है डियर, इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे यूपी पीसीएस में भी इन्वायरमेंटल बेस्ड क्वेश्चन जो है ना ज्यादा पूछा गया है। इनकेस चांसेस रहेगा पूछने का, क्योंकि एक बिल्कुल बर्निंग मैटर है, चर्चा का विषय है वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में जैव विविधता को लेकर के कैसे उसको कंजर्व किया जाए। और यहां पे मैंने आपको बताया भी था, याद होगा सभी को, ये एक बंबू कैश बैरियर वाला पॉइंट है ना, याद है? इसको हमने बाहुबली का नाम दिया था। जो लोग नोट नहीं किए होंगे वो कर भी सकते हैं। मार्च 2023 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिले के बीच देख लो किसके किसके बीच की बात किया है यहां पे, बस वही पॉइंट आपको नोट करना है, मेन अटेंशन। किसके किसके बीच की बात यहां पे डियर कर रहा है। इन मार्च 2023 200 मीटर टॉल बंबू क्रैश बैरियर, ये क्रैश बैरियर आप सिर्फ मेंशन करिए यहां पे, वाज इंस्टॉल्ड ऑन अ हाईवे बिटवीन, यही मैं बात कर रहा था, चंद्रपुर और कौन सा डियर, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये पूछ सकता है कहां कहां के बीच विनो ये कैश बैरियर का यूज किया गया, और जिसको नाम किस नाम से जानते हैं डियर, इसको हम लोग तो बाहुबली का नाम दिया गया, बाहुबली ये नाम दिया गया था। और ये बन सकता है क्वेश्चन, बाहुबली का नाम दिया गया था। द फर्स्ट इंस्टॉल्ड इन द कंट्री हैज बीन नेम्ड बाहुबली, बी अवेयर दैट कैश बैरियर आर प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ द हाईवे। इसका मेन है कि भाई चलो हाईवे के साइड में हम क्या करें, इसको लगा दे, और जितनी भी स्पीड से आने वाली जो व्हीकल्स हैं उनको क्या करेगा, ये रोक देगा, गिरने नहीं देगा, बचा देगा इनकेस, यही मेन है। और बम्बूशा ध्यान देना, ये स्पीसीज है, ये बन सकता है कि जो बाहुबली में जो हम लोग बंबू वगैरह जो यूज करें वो बांस, वो किस प्रजाति से आ रही है, तो देख लो किस प्रजाति से डियर, बम्बूसा स्पीसीज ऑफ बंबू, यानी बांस की एक बम्बूसा प्रजाति है, उसी प्रजाति से वो बांस लिया गया है और बैरिकेड किया गया है, आप समझ सकते हो, जिसका नाम क्या दिया गया है, बाहुबली। बाहुबली वही नोट कर लिया सबने, या किए भी थे कुछ लोग? अब ऑनलाइन में पता नहीं चलता है ना। कुछ कुछ इसमें बचा है, मैं पहले वो करवा दे रहा हूं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये वाला जो पॉइंट है सीडीआर वाला, जो सीडीआर पॉइंट है ध्यान देना, ये भी डियर याद रखिएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा करने वाले ये मेन फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, जिसको हमने क्या नाम दिया था, सीडीआर, सीडीआर, कि कैसे हम एयर से, ध्यान देना, कैसे हम एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें, उसके एमिशन को कट करें, कर्व करें, मतलब जो उत्सर्जन है उसको कम किया जाए, और कैसे एयर से हम CO2 क्या करें डियर, निकाल लें, क्योंकि मेन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाला कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीडीआर वाला भी पॉइंट याद रखिएगा, सीडीआर के नाम से जाना जाता है। और यह मेन इसका जो पॉइंट है वो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट जो चेंजेज हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाने और साथ में ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप करने के सेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की कटौती कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं कैसे हम इसके एमिशन को क्या करें, कर्व करें, स्टॉप कर दें CO2, और करने का बहुत सारे तरीके हैं। अभी आपके कर्नाटका में कुछ स्टूडेंट ने, मैंने बताया भी था, बायोलॉजिकल लीफ तैयार किया है जो आर्टिफिशियल लीफ है, और उस लीफ के अंदर
सेल्फ फोटोसिंथेसिस करने की भी कैपेसिटी है, जबकि वो कृत्रिम पत्ती है, आर्टिफिशियल लीफ है। सेल्फ फोटोसिंथेसिस कर रही है, इट मीन्स कि वो CO2 को ट्रैप कर रही है, वो आर्टिफिशियल लीफ, और सेल्फ ऑक्सीजन भी क्या कर रही है, एमिट कर रही है। बायोलॉजिकल लीफ तैयार किया गया है कर्नाटका में, कुछ बच्चों ने ही लैब में तैयार किया है, और वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है किसमें, CDR में। कई ऐसे कंट्री हैं, ध्यान देना, वो ऐसे ऐसे मशीन तैयार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट तैयार कर रहे हैं जो CO2 का क्या करे, एब्जॉर्प्शन करे, अवशोषण करे। भाई चलो हम लोग नेचुरल तरीके से अभी उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक भी लाना होगा। भाई नेचुरल में क्या करेंगे आप, मैक्सिमम प्लांटेशन करेंगे, जितना आप पेड़ पौधे लगाएंगे इनकेस उतना CO2 में क्या आएगी डियर, कमी आएगी। भाई सारे प्लांट भी नो एब्जॉर्ब तो करेंगे ना कहीं CO2। तो यही बात मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि इट कैन बी लैंड बेस्ड और ओशियन बेस्ड, सच एज एफॉरेस्टेशन हम करें, वनीकरण कर सकते हैं हम, प्रत्यक्ष वायु अवशोषण कृत्रिम मशीनों द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर सकते हैं, मृदा कार्बन पृथक्करण, सॉइल कार्बन सेपरेशन, और जैव ईंधन से जो बायोफ्यूल है कार्बन को अलग करना भी क्या है इसमें शामिल है, वही CDR नाम दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, CDR, ताकि क्लाइमेट कंडीशन या ग्लोबल वार्मिंग को क्या किया जाए, कम किया जाए। नेक्स्ट ये भी ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ओजोन लेयर वाला, ये तो हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है। ओजोन लेयर में डिप्लेशन करने का मेन कौन है डियर, याद है ना आपको, CFC, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन है, एक समय था फ्रीज वगैरह को भी क्या किया गया था, बैन किया गया था, क्योंकि मेन जो एमिशन पॉइंट था वो कौन है आपके, फ्रीज वगैरह थे, और वहां से CFC निकल रहे। देख लो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाई UNEP इन फेब 2023, इफ करेंट पॉलिसीज कंटिन्यू, ये मेंशन किया है, यदि वर्तमान जो नीतियां हैं यदि ये जारी रहती हैं, आज के समय जो ओजोन लेयर को कैसे होल को कम किया जाए, उसके लिए तमाम तरह के कंट्री जो पॉलिसीज तैयार किए हैं, यदि हम उसको फॉलो करते हैं, तो यही मेंशन है कि ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू रीच इट्स 1980 स्टेटस, वो अपने 1980 के स्टेटस में पहुंच सकता है जो पहले था। लेकिन उसके लिए हमें जो करंट पॉलिसीज है उसको अभी भी लागू करना होगा, बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका बाई 2066 तक। ये पोजीशन मेंशन किया जा रहा है कि 2066 तक 1980 स्टेज में आ जाएगा कौन, आपका ओजोन लेयर। और आर्कटिक में ये अनुमान लगाया है 2045 तक। और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो भाई मेन होल कार्सिनोजेनिक दैट्स क्रिएट कैंसर, UV रेज आ रहा है आपके शरीर को डैमेज भी कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब जितना होल बढ़ेगा उतना कैंसर का भी संख्या क्या होगा डियर, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब कितना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, मैंने आपको बताया भी था जो मेन UV रेस को रोकने वाला भी एक हार्मोन निकलता है आपके बॉडी से, याद है कुछ, आपके स्किन को व्हाइट कलर देने का काम करता है वो, मेलाटोनिन, जो स्किन को व्हाइट कलर देता है, पिनियल ग्लैंड निकालती है। सन के UV रेस को भी क्या करता है वो, कट ऑफ कर देता है, रोक देता है, ध्यान देना, यानी कहीं ना कहीं UV रेस को कट ऑफ करने में एज लाइक। तो यहां पे मेन है, और याद रखिएगा ये पॉइंट जरूर नाम याद रखिएगा, मैंने एक दो बार पूछा भी था, थॉमस मिजले, हालांकि इसमें डी रहेगा, डी हम एक्सेंट में नहीं पढ़ेंगे, MIDJLEY, थॉमस मिजले डिस्कवर्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उन्होंने इसकी खोज किया था, किसका, CFC का। फ्रेम्ड हो सकता है कि CFC के डिस्कवरर कौन थे, तो थॉमस मिजले। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ओजोन लेयर विच कम्स आउट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, AC या फास्ट फूड पैकेजिंग, हम जो भी फास्ट फूड पैकेजिंग करते हैं, या प्रोपिलेंट जो हम लोग रॉकेट में एज ए बोलते हैं ना, प्रणोदक फ्यूल के सेंस में वो भी मेन इसका क्या है, CFC का मेन, जो वहां से एमिट होता है ये।
ये भी मैंने मेंशन किया था, एक बार देख लें आप लोग। क्लाइमेट चेंज रिस्क, जलवायु परिवर्तन जोखिम में कौन कौन से राज्य विनो शामिल है, आप देख सकते हो। ये मेन है, याद रखिएगा। फरवरी 2022 में क्रॉस डिफेंसी इनिशिएटिव द्वारा जारी विश्व के 26 राज्यों में इसमें आपके जो भारत के 9 राज्य शामिल है, आप देख सकते हो। इसमें आपका जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, याद रखिएगा, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल, ध्यान देना। और इनकेस ये हो सकता है कि इन राज्यों में जो मैन मेड इन्वायरमेंट है, मैन मेड इन्वायरमेंट समझ रहे हैं ना, जो हम लोग अपने लिए बनाए हैं, इनकेस अपने यूज के लिए बनाए, जैसे हमारा सड़क हो गया, जैसे हमारा बिल्डिंग्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कोई भी जो हमारे लिए क्या है वेलफेयर के सेंस में है, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, वो नष्ट हो सकते हैं। ये ऐसा अनुमानित किया गया है, जिसमें भारत के 9 राज्य शामिल हैं। आप बिल्कुल इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, ये 9 राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल। क्यों नहीं, वो उससे ये है कि मतलब प्रोटेक्शन मिलेगा उसको कहीं ना कहीं ओजोन लेयर से। हाँ, तो ये भी एक अच्छा ना इंक्लिनेशन है, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन यही है कि लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें कवर करेगा, लेकिन कंफर्म करेगा, वो भी डायरेक्टली करेगा। भाई एसी वगैरह यूज नहीं करने पड़ेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है डियर। जब ठंडा रहेगा तो हमें एसी वगैरह की नीड पड़ेगी नहीं, और जब एसी यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं सीएफसी विनो एमिशन कर्व होगा, और वो कर्व होगा तो विनो ओजोन लेयर भी क्या होगा, कम होल होगा विनो। तो बिल्कुल अच्छा इंक्लिनेशन है, और ये ओजोन लेयर को लेकर के ही उसने किया होगा। तो ये मानो मैन मेड इन्वायरमेंट, ध्यान देना, ऐसा अनुमानित किया गया है कि क्लाइमेट कंडीशन जो चेंज हो रहे हैं उससे हमारे मैन मेड इन्वायरमेंट विनो लॉस हो सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ मैन मेड इन्वायरमेंट भी मैंने मेंशन किया था, ये मैंने करवाया था, देख लो। आपके मकान हो गए, भवन, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब हॉस्पिटल्स वगैरह सारे क्या हैं आपके मैन मेड इन्वायरमेंट है। और क्लाइमेट चेंजेस देखो, अभी गुजरात में भी देखने को मिला था, कम लॉस थोड़े नहीं हुआ होगा इनकेस। सारे बिल्डिंग्स वगैरह भी नो है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह, वो क्या एक तरह का क्लाइमेट चेंज का ही तो इम्पैक्ट है, आप बोल सकते हो। अभी आप लोग भी नो बिहार वगैरह में देखो, येलो अलर्ट अगर जारी है, तमाम 3 या 4-5 दिन से भी नो बारिश बढ़िया हो रही है, भी नो अच्छे अच्छे फ्रॉग भी आ चुके हैं वहां पे, समझ गए। तो कहीं ना कहीं रात में सोने नहीं दे रहे होंगे वो सब, अगल बगल में सब बता रहे कि हाँ भाई इधर गड्ढा हो गया, इधर गड्ढा हो गया है, हर जगह पानी ही पानी भी नजर आ रहा है। तो क्या है ये क्लाइमेट कंडीशन का है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग विनो वेट कर रहे हैं, अब आ जाए, अब आ जाए, सिर्फ माहौल विनो क्रिएट कर रहा है बारिश। तो इसको डियर नोट करें आप लोग, कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स, सारे बच्चे इसको नोट करेंगे एक बार। तटीय लाल रेत के टीले, कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स, जो नहीं किए होंगे वो भी नोट करते हुए चले, टॉपिक मेन मेंशन करिएगा। और ये पूरा करवाऊंगा आपको जितने भी बायोडायवर्सिटी और इन्वायरमेंटल वेस्ट करेंट है। देखो लिखने से भी क्या होगा ना, करेंट एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप लिखोगे तो फ्लो बनेगा, है ना डियर। नहीं तो आप लोग वैसे भी रिसेट हो जाते हो अगले दिन। 3 महीने तो मैंने भी आपके साथ विनो समय गुजारा है ना जी, तो ये सेंस है। बट अच्छा लगा आप लोगों के साथ। नोट करिए यहाँ पे, हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश के, ध्यान देना अब यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन करिएगा, और नोट करते हुए ना मेन मेन पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के तटीय लाल रेत के टीलों के स्थल की रक्षा करने का सुझाव दिया है। अब देख लो, ये भूवैज्ञानिक हैं आपके, रिसेंटली जो जियोलॉजिस्ट हैं,
have suggested to protect the site of coastal red sand dunes of Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Coastal red sand dunes are also known as Eramatti Vino Divalu. इसको हम एरामेटी डिवालू के नाम से भी जानते हैं। ये भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना। जो कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स ऑफ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, या जो कोस्टल हमारा रेड सैंड ड्यून्स है, उसको हम, जिसको हमने तटीय लाल रेत के टीले कहे, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग विनो एरामेटी डिबालू के नाम से जानते हैं। एरामेटी डिबालू। इट इज वन ऑफ द मेनी साइट्स इन विशाखापट्टनम दैट हैव जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। यानी ये ध्यान देना, ये एक ऐसा साइट है विशाखापट्टनम का जिसमें जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मतलब जो भूगर्भीय जो सिग्निफिकेंट है, उसके क्या क्या हमारे लिए विनो लाभकारी है, उसके लिए बेटर माना जाता है ये। और इसकी प्रोटेक्शन करने की बात है भाई, इसको कैसे हम क्या करें, रक्षा करें। किसका? कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स। कहां पे है ये पता हो गया ना, क्लियर? आंध्र प्रदेश। इतना भी रहेगा तो क्लियर हो जाएगा, विशाखापट्टनम। देख लो यहां भी एक पॉइंट और मेंशन है। यह स्थल समुद्री तट के किनारे स्थित है और विशाखापट्टनम शहर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व एवं भीमनिपट्टम से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम है। इतना भी डीपली याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। थोड़े नहीं हमें वहां पहुंचना है, समझ गए? सिर्फ इतना याद रखना है कि ये आपके आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और किसके लिए जाना जाता है ये? जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है ये जो आपका कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स है। इसलिए इसकी कंजर्व करने की बात आ रही है, प्रोटेक्शन की बात आ रही है। किसके द्वारा डियर? तो जो भूवैज्ञानिक है उनके द्वारा। क्या पता हमारे जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या हो, लाभकारी हो ये कहीं ना कहीं, उस सेंस के अकॉर्डिंग। नोट कर लिया सभी ने? ये भी देख लो एक पॉइंट। इस स्थल को 2014 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा जीएसआई है, द्वारा भू विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। कब किया गया था ये भी याद रखिएगा। किसके द्वारा भाई? जीएसआई के द्वारा 2014 में। Site was declared as a geo heritage site by the Geological Survey of India (GSI) in the year 2014, and the government of Andhra Pradesh listed it under the category of protected site in the year 2016। और 2016 में उसने रख लिया कि भाई इसे हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, कैसे भी करके इसकी रक्षा करना है। 2014 में विनो इसको भू विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। किसको भाई? जो आपके आंध्र प्रदेश में है ना? और 2016 में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने विनो इसको घोषित कर दिया कि भाई क्या है, हमारा एक प्रोटेक्टेड साइट के तौर पे देखना है इसको, हमें इस साइट को रक्षा करना है, प्रोटेक्ट करना है। एक ही बात है आपके लिए, जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंट है विनो इस साइट का, देखा जाए तो। नोट कर लिया सबने? नाउ नेक्स्ट पॉइंट डियर मेंशन करेंगे। एक ये भी पॉइंट ऐड कर लें आप लोग, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना ये भी। 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
COP27 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, जिसको हम क्या कहते हैं, MAC, M फॉर मैंग्रोव, A फॉर अलायंस और C फॉर विनो क्लाइमेट, को भारत के साथ एक भागीदार के रूप में लॉन्च किया गया था। The Mangrove Alliance for Climate (MAC) was launched at the 27th United Nations Climate Change Conference COP27 with India as a partner। और देख लो इसका मेन भूमिका क्या है। ये जो आपका मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट का मेन भूमिका क्या है इसका, तो डियर, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में, अब ये क्वेश्चन मेंशन हो सकता है कि ये किसको विनो कम करने के लिए विनो इस तरीके से पार्टनर मेंशन किया गया भारत को, तो ग्लोबल वार्मिंग, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को रोकने में मैंग्रोव की भूमिका और जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में इसकी क्षमता के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना चाहता है कि कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकेगा, या जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, जो अभी हमने बताया ना, मैनमेड जो इन्वायरमेंट है, मानव निर्मित जो पर्यावरण है, उनको भी नो लॉस हो सकता है, उसको कैसे समाधान किया जाए, उसके लिए पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ना अवेयरनेस स्प्रेड करने की बात किया जा रहा है। भारत के लक्ष्य के अनुरूप अपने कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए कदम नई दिल्ली को श्रीलंका, इंडोनेशिया और अन्य देशों के साथ क्षेत्र में मैंग्रोव वनों को संरक्षित की, कैसे हम मैंग्रोव फॉरेस्ट को कंजर्व करें और इसको हम रीस्टेब्लिश करें, पुनर्स्थापित करने के लिए सहयोग करेगा। और भी कोई कंट्री, हाँ, द मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट क्या है, कार्बन कंटेनिंग पदार्थ जो होते हैं ये, कार्बन सिंक को, सिंक का मतलब यहां पे समझ रहे हो क्या है, कम करने का ही सेंस है, माने कार्बन को सिंक को कैसे हम और बढ़ाए, उसको सिंक करें, उसका सेंस ये है। और इसके लिए कैसे हम कंजर्व करें मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, याद रखिएगा ये पॉइंट। नोट कर लिया सबने, हालांकि मैं PDF डलवा भी दूंगा ग्रुप में। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे आप लोग, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग, देख लो यहां पे हाल ही में COP27 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ग्रीन वॉशिंग के लिए शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस का ऑन किया है। रिसेंटली ड्यूरिंग COP27, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज कॉल्ड फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर ग्रीन वॉशिंग। गुटेरेस ने निजी निगमों को मीन वॉशिंग प्रथाओं से दूर रहने और 1 वर्ष के अंतर्गत अपने तरीके सुधारने की चेतावनी दी है। गुटेरेस वार्न प्राइवेट कॉरपोरेशन टू शन मीन वॉशिंग प्रैक्टिस एंड रिफॉर्म देयर वेज विद इन 1 ईयर। और देख लो यहां पे ग्रीन वॉशिंग से तात्पर्य जलवायु कार्रवाई में अनुचित व्यवहार के प्रयोग से है। जो भी हम लोग क्लाइमेट कंडीशन में जो भी हम लोग अननेसेसरी जो चीजें नहीं होती जिसके वजह से वो प्रभावित हो, वो हम लोग जो नियम अपनाते हैं इस तरीके से, जैसे मान लो आप जंगल की कटाई कर रहे हैं अननेसेसरी, भाई हमारा ग्रोथ कैसा है, भारत का डेवलप कैसा है, यदि मैं पूछना चाहूं तो सस्टेनेबल, जिसको हम धारणीय विकास कहते हैं। भाई यदि हम 1 प्लांट लेते हैं तो उसके बदले हमें 2 प्लांट क्या करने होंगे, लगाने होंगे, कुछ ऐसा हमारा डेवलपमेंट है, समझ रहे ना।
जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यदि हम 2 प्लांट लेंगे तो उसके बदले हमें बिनो उतने प्लांट क्या करने होंगे, फिर लगाने होंगे, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी हो जाए, ताकि जो क्लाइमेट कंडीशन हो क्या हो, सेफ रहे, उस सेंस के अकॉर्डिंग। तो ग्रीन वॉशिंग से तात्पर्य जलवायु कार्रवाई में अनुचित व्यवहार के प्रयोग से है। निजी कंपनियां, निगम और कभी कभी देश भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों और इन कार्यों को के प्रभावों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का क्या करते हैं डियर, प्रयास करते हैं। इस प्रकार ग्रीन वॉशिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंपनियां या नागरिक प्रशासक पर्यावरण के लिए वास्तव में जितना करते हैं वो उससे कहीं अधिक क्या करते हैं डियर, प्रचारित करते हैं। मतलब करते कम है, और वो होता है ना एक्सटॉल करना, प्रशंसा करना है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इस टाइप्स के। और पता चलता है कि भाई उनके बढ़ावा को देख करके लोगों को विश्वास हो जाता है कि भाई ये चीजें इन्वायरमेंट के सेंस में किया जा रहा है, बड़े स्तर पे किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उसको कैसे क्या किया जाए, कम किया जाए। अब भाई किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो वो कंपनी, वो चीजें, वो नियम जो लागू कर रहे हैं उनको कैसे कैसे भी नो इसको रोका जाए। भाई आप अननेसेसरी जो एक्सटॉल है इन्वायरमेंट को लेकर, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कहीं का नागरिक हो या प्रशासनिक हो, भाई प्रशासन ही तो मेन एक्सटॉल करता है ना, हमने ये कर दिया, हमने ये ऐसा कर दिया, सारी मामला भी नो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चला जाता है दिखावा को लेकर के। अब जैसे अभी एमसीडी का यहाँ पे पूरा विनो मेंशन हो रहा है, तो क्या कर रहा है, हर जगह का विनो बिल्डिंग का पूरा वो करके और हाई कोर्ट में पेश कर देगा, हाँ भाई हमने सब बंद कर दिया, इनके सब फोटो भी पिक कर रहे हैं, ले रहे हैं। ये तो लग गया आप लोग के लिए विनो जंप वंप करने के सेंस के लिए। तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, ग्रीन वॉशिंग क्या कंडीशन है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब है कि हमने जो इन्वायरमेंट के लिए किया है उसको हमने और बढ़ा चढ़ के क्या कर रहे हैं डियर, पेश कर रहे हैं, जबकि हम ऐसा ना करें, इसको लेकर के भी नो ये सारी नीतियां हैं। और देख लो इसमें मेंशन भी है, इस प्रकार ग्रीन वॉशिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंपनियां या नागरिक प्रशासक पर्यावरण के लिए वास्तव में जितना करते हैं वो उससे कहीं अधिक क्या करते हैं, प्रचारित करते हैं। इस प्रक्रिया में किसी उत्पाद या नीति को वास्तविकता से अधिक पर्यावरण के अनुकूल या कम हानिकारक बताया जाना शामिल हो सकता है। मतलब कैसे भी हो हम बड़ाई कर रहे हैं विनो, एक्सटॉल कर रहे हैं, हमने ऐसा किया जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक ये भी ऐड करिएगा सभी बच्चे, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव नोट करते चले भाई, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। बट इतना समझ में आ गया ना, ग्रीन वॉशिंग का मतलब किस सेंस के लिए बोला जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब यह है कि हमने पर्यावरण के लिए बहुत सारे काम किए लेकिन हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने कहा। हाँ वही मेंशन करेंगे बीच बीच में। एक ये तो पॉइंट मेंशन कर लो, नेक्स्ट ये ठीक है ना, लिख लेना, हिंडन एंड कृष्णा रिवर, हिंडन एंड कृष्णा रिवर, सारे बच्चे नोट कर लें। जनवरी 2023 में एनजीटी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की हिंडन और उसकी जो सहायक कृष्णा नदी उत्तर भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में एक है।
कौन कौन सी है डियर? हिंडन और कृष्णा रिवर। जिसके किनारे बसे लोग वर्तमान में देख लो किससे सफर कर रहे हैं? कैंसर, त्वचा, हृदय, किडनी, हेपेटाइटिस बी सी, जो भी तमाम बीमारियां है, लीवर जैसे अनेक बीमारियों से विनो पीड़ित हो रहे हैं। जबकि 30 वर्ष पूर्व ये नदियां पूर्ण रूप से क्या थी डियर? स्वच्छ थी। तो आपसे ये मेंशन कर सकता है कि भाई अब तक की 2 प्रदूषित विनो नदियां कौन कौन सी हैं? तो हिंडन और कृष्णा रिवर। नहीं तो क्या क्या? और कृष्णा तो अलग है ना। हाँ तो दोनों ही मैंने मेंशन किया। तो जमुना हम मेंशन नहीं करेंगे, जमुना हम मेंशन नहीं करेंगे, हम हिंडन ही मेंशन करेंगे। लिख लो इसको, हिंडन एंड कृष्णा रिवर। ये अटैच करना मिशन लाइफ को लेकर के। राइट नाउ मिशन लाइफ, मिशन लाइफ ये बन सकता है क्वेश्चन ना, मिशन लाइफ। हाँ मिशन लाइफ लिख लेना। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की। नीति आयोग ने मिशन लाइफ विनो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के विचार की अवधारणा की। पीएम मोदी लॉन्च द मिशन लाइफ कैंपेन एट द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। हाईलाइट कर लेना ये पॉइंट मेन। नीति आयोग कंसेप्चुलाइज द आइडिया ऑफ मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये भी देख लो एक बार। मिशन लाइफ को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में पेश किया गया था। और यह एक भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन है जो पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों को आगे बढ़ाएगा। मिशन लाइफ वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इन नवंबर 2021 एट COP26 इन ग्लासगो। It is an India-led global mass movement that will take forward individual and collective action towards the protection of environment. इस मिशन का उद्देश्य 2022 और 27 के बीच की अवधि के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने वाली कार्रवाई करने के लिए कम से कम 1 बिलियन भारतीयों और विदेशियों को क्या करना है? जुटाना है। कितने? 1 बिलियन। इसका लक्ष्य 2028 तक, इसका लक्ष्य 2028 तक भारत के सभी गांवों और शहरी स्थानीय निकायों के कम से कम 80% को पर्यावरण के लिए क्या बनाना है? अनुकूल बनाना है। तो ये लास्ट में पॉइंट मेंशन कर लेना, इसका उद्देश्य वाला पॉइंट। 2028 तक भारत के सभी गांव और शहर, इट एम्स टू मेक एट लीस्ट 80% ऑफ ऑल विलेजेस एंड अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया ग्रीन बाई 2028 मेन पॉइंट मेंशन कर लेना।
और तो बाकी उतना इम्पोर्टेंट इसमें मेंशन नहीं है। एक ये भी नोट कर लेना डियर सभी बच्चे, चीता टास्क फोर्स वाला पॉइंट अपडेट हो कि नहीं इससे अभी? कितने सारे विनो मीम्स भी बन रहे थे इस पे विनो, तो चीता टास्क फोर्स वाला भी ऐड कर लेना, लिख लेना। केंद्र सरकार ने कुनो नेशनल पार्क और अन्य निजी क्षेत्रों में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स विनो गठन किया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज constituted a task force to monitor the cheetah introduction project in Kuno National Park and other designated areas. भारत का 33वां हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इंडिया 33 है ना एलिफेंट रिजर्व टू बी सेटअप इन उत्तर प्रदेश, ऐड कर लेना ये। भारत का 33वां हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा, हाथी रिजर्व टू बी सेटअप इन उत्तर प्रदेश। नोट कर लिया सबने? हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये भी मेंशन करिएगा, दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। अच्छा चलो फिर कल लिखवाएंगे इसको, है ना, मेंशन करेंगे, और कल उसके अकॉर्डिंग लिखवाऊंगा, जैसे होता है ना मेन 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 जो फैक्चुअल चीजें है उसको एक जगह कलेक्शन करेंगे। पीडीएफ में टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक ना? लिखवा दूंगा ये सब, तो कल के डेट में लिखा जाएगा। बुक्स के लिए सेल्फ स्टडी के तौर पे भी अपने स्तर से भी बुक्स ले लो। हाँ ये वाला, ये सब विनो न्यूज़पेपर से भी विनो अपडेटेड है, जो 23 वगैरह के जो है ना न्यूज़पेपर, उससे मैंने लिया हुआ है। बट कुछ कुछ आपके डाइवर्सिटी वाले पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, अपडेट कर लेना कहने का मतलब है। क्योंकि देखो चीता वगैरह से भी नो कंजर्व से क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ गए ना? ये सब जितने प्लांट के भी नो प्लांटेशन इन्वायरमेंटल इश्यूज से क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ आज डलवा दूंगा ग्रुप में, वही आस्था का जो टेलीग्राम चैनल।